जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी ले जी, अब एसेट अकाउंट कंप्लीट हो सकता है, बस एक्यूमुलेशन अकाउंट कंप्लीट होने में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की देर है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट का काम है। तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल है कि नहीं है? है जी है, पुराना डिस्पोजल तो हो रहा है। चलो अच्छा मेथड कौन सा है? मेथड तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी हमने क्या चीज लेनी है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन के लिए। सब देखो ओपनिंग एसेट्स, ये पता क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है कि ओपनिंग एसेट्स वो हैं जो पुराने चले आ रहे हैं। मैंने कहा आपको बता दूं, तो पुराने जो चले आ रहे हैं एसेट्स, अगर तो स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेट में कॉस्ट पर ही लगना है, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हुआ तो स्ट्रेट लाइन के लिए बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन के लिए बुक वैल्यू चाहिए। अब शुक्र है हमारे सवाल में स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हमने क्या लेना है यहाँ पर? सारे एसेट्स की कॉस्ट पकड़नी है। लेकिन देखो ये सारे एसेट्स की कॉस्ट ये पड़ी ओपनिंग 200, लेकिन इसमें वो जाने वाला एसेट भी पड़ा है। तो अगर इसको यहां पड़ा रहने दिया ना हमने, तो ये पूरा साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, जबकि पूरा साल तो हमारे पास रहा ही नहीं, ठीक है। तो हमने सारे एसेट्स की कॉस्ट पकड़ी सवाल से 200, और मरहूम जाने वाले की कॉस्ट पकड़ी 50। अब ये जो बाकी 150 के एसेट्स हैं, ये वो एसेट्स हैं जो साल के पहले दिन हमारे पास मौजूद हैं और साल के आखिरी दिन भी हमारे पास मौजूद है। 50 तो अलग कर लिया हमने, तो इस पे रेट लगाएं 10% है ना, फ्रैक्शन लगाना है यहाँ पे जी 15। उसके बाद ऑन एडिशन एक नहीं है, 2 एडिशन है, एक सिंपल एडिशन और एक एडिशन इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। दोनों ही एडिशन हैं, दोनों को ही आपने हम डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। तो पहले वाला ये आप भूल गए होंगे शायद, 10 को आपने कर दिया होगा, 90 रह गया होगा आपसे जी। 10 इंटू 10% इंटू ये 1/3 को आया है, जनवरी फरवरी नहीं था, यकम मार्च से ऑनवर्ड 31 दिसंबर तक 10 महीने 0.83, फिर आप एक और 3 भी कहेंगे, फिर एक और 3 भी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दूसरा क्या जी? एक्सचेंज वाला 90, ये भी तो नया एसेट आया, इंटू 10% इंटू ना 3 नहीं 30 9 को आया है, तो बस यकम अक्टूबर से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ 3 ही सही है जी। किसी ने 2.25, ठीक है। उसके बाद ऑन डिस्पोजल जो गया है उसको भी तो वहां से अलग किया था बेचारे को, वो जितना अरसा रहा। अच्छा इंटू 10% इंटू 9/12, ये देखो ना, ये मिलकर पूरा साल बन जाएगा। एक एसिड गया दूसरा आया, उसी की जगह पे आया था ना, तो इसलिए पुराने वाले की डेप्थ 9/12 करके 9 महीने पे रोक दी, और फिर अगले दिन से नया एसिड आ गया तो उससे ऑनवर्ड उसकी डेप्थ चार्ज कर दी, ठीक है जी 3.7। अच्छा तो ये रह गया होगा आपसे मेरे ख्याल में, कितने बच्चों का सवाल पूरा हो गया था? जरा आंकड़ा करें, पूरा हो गया था। अच्छा कितने बच्चों से ये गलत हुआ, कितनों से ये गलत नहीं हुआ? कैसा है जिससे गलती ना हुई? कोई भी नहीं माशाल्लाह, कोई भी नहीं हुई गलती, हुई है तो मैं कह रहा हूँ किसी नहीं हुई गलती, हैबिट में कोई भी नहीं माशाल्लाह बच्चा। 9/12 क्या नहीं समझ आया? ये जो पुराना एसेट था 30/9 को जो एक्सचेंज करा है, तो जो जेब से पुराना मोबाइल दे दिया 30/9 को, तो तुम्हारे जेब से 30/9 को निकल गया। बस कहते बस आगे ना बोलना, बस बहुत हो गया, रुलाएंगे क्या आप? समझ आ गई मुझे, चले बाकी सबको भी समझ आ गई ना। अच्छा ले फिर टोटल तो कर दें 21 ये क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसकी जनरल एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिमागों में डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट 21.83। वर्किंग नंबर 2 या 3 तो हमने वजूद ही मिटा दिया, 31 दिसंबर 15। लो जी हो गया काम पूरा। इतना आसान काम है ये, अकाउंटिंग से आसान भी कोई सब्जेक्ट पता नहीं होगा दुनिया में कि नहीं। आप भी सोचते होंगे कि सीए में सिर्फ अकाउंटिंग ही होती तो कितना अच्छा होता, हम कितना आसानी से इसको पास कर सकते हैं ना। जो बच्चे आज पहले ना उनको नहीं पता हम क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए उनको पिछले 6 लेक्चर सुनने पड़ेंगे जी। हमने वो कुलिये निकाल लिए हैं कि अब हम इंशाल्लाह ये तो पास होगा ही होगा हमारा पर्चा, लेकिन उसके लिए पिछले हफ्ते के लेक्चर सुनने पड़ेंगे जी। पास होना चाहते हैं तो वो सुनने पड़ेंगे। ओके 90.58। भाई एक्सट्रैक्ट्स ना पूछ लेना आप मुझसे, एक्सट्रैक्ट्स में क्या है? पीएनएल बनेगा, मैं नहीं बता रहा हूं बस। पीएनएल बनेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा और लॉस ऑन डिस्पोजल आएगा। बैलेंस शीट बनेगी, एसेट का क्लोजिंग 250, क्लोजिंग इनको नेट करोगे बुक वैल्यू, और क्या एक्सट्रैक्ट्स में आना है? बंदा रैप्टे कराया आपको इस बात पे, रैप्टे समझते हैं? इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा, तुम्हें समझाऊंगा फिर, ठीक है जी बेटा जी। अच्छा जी अब ये जो लड़ाई थी ना सारी, इतनी मतलब एंट्रीज वगैरह आपको सिखा दी, इतनी ज्यादा इस तरफ नहीं आई थी। ये सवालों के अंदर नाम से ही कह देता था कॉस्ट ऑफ न्यू इतनी है, कॉस्ट ऑफ न्यू इतनी, हमें उस तरफ लेके नहीं गया। लेकिन असल में कहानी ये नहीं होती, असल में लड़ाई तो यहीं पे छिड़ती है, यहीं पे आई कैप छेड़खानी करता है, ठीक है। यहाँ पर आई कैप छेड़खानी करता है, ठीक है। वो छेड़खानी क्या करता है वो समझाने लगूं मैं, तो तवज्जो सबकी ये रहे। हमने न्यू की जो कॉस्ट निकालनी पड़ा करेगी हमें, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे इसकी डिस्कशन होने लगी है, तैयार है सब? यानी पेपर वाली एडजस्टमेंट आप पूरी होगी।
एंट्री करना हमने सीख ली, सारी प्रैक्टिस इवन के लेजर्स के अंदर भी प्रेजेंटेशन देख ली। अब लेजर से ही तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस इनकम स्टेटमेंट, वहीं से बैलेंस शीट सब कुछ समझ आ गया ना वो तो। लेकिन एक बीच में अभी छोटा सा जो है वो प्रॉब्लम है, वो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट की कैलकुलेशन में थोड़ा सा उलझाता है। ठीक है सिर्फ एक ही चीज जो टेस्ट करता है, लेकिन जो टोटल सिनेरियोज है तीनों मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां पे ना मैंने जानबूझ के ये सवाल ऐसा रखा था, देखना जरा असल में मसला क्या है कि ट्रेड एंड अलाउंस क्या है और कैश पेड, इन दोनों को टोटल करें तो ये सवाल में भी ऐसा ही था, जानबूझ के सवाल ऐसा रखा था। ठीक है, आप गौर फरमाए ना, इस सवाल में भी ऐसा ही था। ठीक है, कैश पेड, ट्रेड एंड अलाउंस दोनों को टोटल करें तो इधर ऐसा ही था। देखो जरा 360 कैश पेड हमने निकाले खुद था, सुभान अल्लाह, तो वही होना है। कॉस्ट ऑफ ड्यूटी हमने निकाली थी ना। ठीक है, इसमें भी ऐसी कॉस्ट ऑफ ड्यूटी हमने निकाली। ठीक है, तो ये जानबूझ के सवाल ही ऐसे रखे गए थे कि ये वाली लड़ाई ना हो। लेकिन असल सवाल किस तरह से वो करता है प्रेजेंट आपके सामने, कोई काम भी कराना है, जल्दी से करो इसको, जल्दी से करो, पास पेपर वाला सवाल आप होमवर्क में करेंगे। मैं आपको एक और चीज सिखाऊंगा, सिर्फ अगर एसेट की कॉस्ट मिसिंग कर दे सवाल में, डिस्पोजल की कॉस्ट मिसिंग कर दे तो कोई तरीका है निकालने का, वो हमने सीखना है। छोटा सा काम है तो आसान, मैथमेटिक्स है, अकाउंटिंग सिखा चुका हूं आपको, लेकिन याद करना, ठीक है ना, वो पास पेपर होमवर्क में देना है ना, तो फिर आप कर नहीं सकेंगे वो। अच्छा चले ले जी, सिचुएशन 1, एग्जांपल 1, सिनेरियो क्या हो सकता है, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन यू आर रिक्वायर्ड टू पास। अच्छा कर लेना, फिलहाल जरा डिस्कशन तो कर लें। कॉस्ट ऑफ ओल्ड गिवन है, क्रेडिट करेंगे एसेट अकाउंट में से। अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ ओल्ड गिवन है, डेबिट का मतलब कैलकुलेशन की असल में तो सिखाना जो चाह रहा हूं मैं वो कॉस्ट ऑफ न्यू है इन एग्जांपल्स में, इसलिए एक्यूमुलेशन की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, वो निकाल के दी हुई है। ठीक है, दोनों स्टेप्स हो गए। स्टेप 3 क्या करना है हमने, एसेट अकाउंट को डेबिट करना है नए एसेट की कॉस्ट पे, क्योंकि इनिशियल मेजरमेंट किस पे हुआ करती है, कॉस्ट। अब इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में पुराना तो चला गया, डी रेकग्निशन कॉस्ट सी की एसेट अकाउंट में, लेकिन नए आने वाले की भी तो कॉस्ट, और कॉस्ट वही होती है परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन के अंदर कॉस्ट के अंदर कुछ कभी उलझाव आ सकता है सिर्फ ये पहला सिनेरियो जो टेस्ट करता है, और है बिल्कुल लॉजिकल बात, जवाब आप ही देंगे, मैंने नहीं देना, लेकिन ये पता होगा तो पर्चे में अप्लाई करेंगे। इतनी सी बात है, आपको पता है, ये बताने के लिए मैं ये आपको जब वो सवाल करा रहा हूं कि जो आपको पता है, आपको नहीं पता कि आपको पता है, मैं बता रहा हूं कि आपको पता है। ठीक है, वो क्या है, पुराने की कॉस्ट, उसकी एक्यूमुलेशन, ये तो कोई मसला नहीं। आगे आती है, अगली बारी आती है, सुनो सस्पेंस बढ़ा रहा हूं, आगे क्या आता है, कॉस्ट, नए की कॉस्ट आती है, नई की कॉस्ट आती है। नए की कॉस्ट सवाल में गिवन नहीं है, बल्कि उसने क्या कहा, पुराने की फेयर वैल्यू, यानी बाजार में अगर आप अपना ये पुराना मोबाइल बेचने जाएं कितने का बिकेगा। ठीक है, नए की फेयर वैल्यू यानी बाजार से ये वाला नया एसेट जो इस ट्रांजैक्शन में आया खरीदने जाएं तो 80 का, और आपने कैश पे किया। अब मेरा सवाल है आपसे, छोड़ें अकाउंटिंग, मैंगो मैन बन के, आम आदमी बन के आपने मुझे समझाना है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में आपके पास एक नया एसेट आया है, कॉस्ट का मतलब होता है आपको वो चीज कितने में पड़ी, कॉस्ट कितना किया, तो नए एसेट ने आपको कितना कॉस्ट किया। मेरा सवाल है आपसे, छोड़े अकाउंटिंग में, बार-बार कह रहा हूं, बिल्कुल आम आदमी मैंगो मैन बन के सोचें, जो बाहर से सड़क से गुजरा हो, आप उसको रोककर ये 4 चीजें बताएं। आप उसको ये बताएं कि एक नया एसेट तुम्हें, एक नया मोबाइल तुम्हें, अगर एक नया मोबाइल जो है 80 रुपए वाला है, तुम वो लेने जाते हो, तुम अपना पुराना मोबाइल 50 वाला भी देते हो और 60 रुपए भी देते हो, तो जरा बताना भाई, सड़क से गुजरने वाले मैंगो नहीं गुजर रहा, मैंगो मैन गुजरा, ठीक है, कि आपको ये नया मोबाइल कितने में पड़ रहा है। क्या बात कर रहे हो, खुदा का खौफ करो, 110 कहां से, 80 रुपए का नया मोबाइल है, 80 कॉस्ट है उसकी, 80 कॉस्ट है, नहीं 80 कॉस्ट नहीं है। आपने क्या खोया, ये वो खाने वाला खोया नहीं है, बता दूं, खाने वाला खोया नहीं, आपने क्या खोया, 50 रुपए वाला एसिड, यानी बाजार में अगर इसको बेचे तो कितने आते हैं, 50 वाला एसिड, और 60 रुपए कैश, ये आपने खोया। और क्या आपने पाया, ये पाया भी खाने वाला नहीं है, ये पाया भी खाने वाला नहीं है, क्या आपने पाया, एक नया एसिड। तो भाई ये अब ये नहीं सोचना, अच्छा 80 वाला हमें 110 में कैसे पड़ गया, भाई अगले की बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो सकता है, हमें जो एसेट चाहिए था पड़े उसी के पास हो, लोग इसी तरह से बार्गेनिंग पावर ज्यादा उसको मिसयूज करता है ना, या हो सकता है और कहीं एसेट तो पड़े हो लेकिन पुराना कोई एसेट रख कर नया दे ही ना रहा हो, हम फिर के मार्केट में इधर आए हो यार प्लीज यार ये पुराना 33 रख लो, हमने दो वजन ही बड़ा है इसका, तो हमने 2 थोड़ी मोबाइल रखना, नहीं रखना हमने दूसरा मोबाइल, तो ये कह रहा है ठीक है भाई, फिर ठीक है आप ऐसा करें, ये नया उठा लें, पुराना रख दें, 60 रुपए मुझे पकड़ा दें, तो बार्गेनिंग पावर ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए परेशानी होना, ठीक है ना। बहरहाल फेयर वैल्यू आपके पुराने मोबाइल की क्या थी, 50 रुपए, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू क्या थी, 50, यानी कि बाजार में ये 50 रुपए का बिक सकता था। आप नया एसेट खरीदने गए, हो सकता है बाजार में ये कहीं और अवेलेबल ना हो, इसीलिए आपको थोड़ी सी डर लग रही है, बाहर छोड़े इस बात को, इससे कता नजर, आप जो नया एसेट लेने गए उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको छोड़ें, आपको वो कितने में पड़ा, आपने 60 रुपए जेब से निकाल कर भी दिए और अपना 50 वाला एसेट भी दिया, तो इसका मतलब आपको ये नया एसेट कितने में पड़ा। तो यहां पर सीखने वाली बात क्या है, ये उन्होंने तो कहा ना पास करें जर्नल एंट्री, वो तो कोई मसला ही नहीं है, जर्नल एंट्री तो हमने सीखी हुई है। इस वक्त सीखने वाली बात क्या है कि कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू जो है, अब भाई लिख ला यार, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जो है वो क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट प्लस कैश पेड है तो प्लस कर दो, कभी रिसीव भी हो सकता है ना, तो वो माइनस कर देना, ठीक है, ओके।
प्लस कैश होगा तो पेड, कैश अगर प्लस लिखता हूँ खैर, प्लस पेड हो तो क्या करना है प्लस, और रिसीव हो तो क्या करना है, याद रहेगा ये प्लस माइनस मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर सवाल में हमें, जो कि सबसे मोस्ट फेवरेट आईकैप है, ये हमेशा एडजस्टमेंट आईकैप एक्सचेंज के अंदर ये छेड़खानी जरूर करता है, ये आईकैप का सबसे फेवरेट है एक्सचेंज, और इसके अलावा कुछ नहीं करता, क्योंकि दूसरा क्या, दूसरा तो सिंपल है, वो तो मैंने एग्जांपल्स की, मसला ही कोई नहीं। तो आईकैप ये छेड़खानी आपकी हर एडजस्टमेंट में करता हुआ नजर आएगा। तो बहरहाल क्वेश्चन मेरा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, अगर दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, देखो मुझे यहाँ पे ओल्ड की भी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, न्यू की भी अवेलेबल है, अगर दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो फिर कौन सी वाली यूज करनी है, इसलिए न्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है, न्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर। तो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड आएगी, कितनी है, 60, ठीक है ना बेटा 50 तो, अच्छा सॉरी, हाँ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है 50, और कैश पे किया है या रिसीव किया है, अच्छा अगर रिसीव करें तो माइनस लिख देना, पे कर रहे हैं तो कितना, इसका मतलब आपको ये नया एसिड कितने में पड़ गया, 110, तो कॉस्ट ऑफ न्यू इज 110। अब ये जनाब आपका सिनेरियो 1 है। सिनेरियो 1 क्या कहता है कि अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, या सिर्फ यूं भी लिखा होता है, सिर्फ ओल्ड की, हमें चाहिए ओल्ड की ना, सिर्फ ओल्ड की फिर तो टेंशन ही मुक्की ना, ठीक है, फिलहाल छोड़ो। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो तो हमने किसको इग्नोर कर देना, नए की फेयर वैल्यू को, हमने पुराने की फेयर, क्योंकि हमने क्या नया एसिड जो लिया, हमने क्या खोया, वो नया एसिड में कितने में पड़ा है, हमने अपना एक 50 वाला एसिड दिया और 60 रुपए भी दिए, तो चाहे उसके मुंह के ऊपर 80, 90, 100, 200 जो भी लिखा हुआ है, हमें वो कितने में पड़ा, 110, ठीक है, ये बात समझ आती है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या है, 110। अब अगर आप जनरल एंट्रीज की पास करें यहां पे करके, जनरल एंट्री वैसे क्या कर ही लेंगे आप लोग, चलो मैं कर देता हूं, अक्यूमुलेट, अब यूं लिखा करेंगे, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसिड न्यू की कॉस्ट से डेबिट, एक मिनट, एसिड ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, कैश भी पे हो रहा है तो कैश भी क्रेडिट, ठीक है। अब नए की, पुराने की कॉस्ट कितनी है, 100, कंडक्शन 60, चलो पुराने का डिस्पोजल, मैं पूरी एंट्री करूं तो सवाल लेता हूं आपकी, ठीक है जी, जाने वाले की कॉस्ट और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60, ठीक है, नए की कॉस्ट अभी आपने निकाली, और कैश कितना पे किया, तो बताओ जी, माशाल्लाह 160 और 100, माशाल्लाह क्या हुआ, बताओ क्या खुशियां हैं उस्ताद को, आज गेन आ ही गया, एसेट अकाउंट, ठीक है, ओल्ड जी। तो पीएनएल में बैलेंस अगर क्रेडिट साइड पे आ गई तो पीएनएल बैंक, तो ये क्या है आज, गेन ऑन डिस्पोजल, ठीक है जी। फरमाएं, यहाँ सवाल उठ रहे थे कुछ, सवालों को पता ही आपको, यहाँ पे सवाल उठाने की जरूरत किसी की नहीं है, आवाज दबा दी जाती है, सर कलम कर दिया जाता है, हाँ बोलो, हाँ हाँ बेटा, वो फिर डिफरेंट हो जाएगी बात, फिर लॉस भी आ सकता है, नहीं अगर 30 पे करेंगे तो आपको बेशक इक्वल आ जाएगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो ये वो सिनेरियो बन जाएगा जो करते आ रहे हैं। और अगर आपने 50 वाला एसेट दिया और 20 रुपए दिए, तो अब आपने फनकारी लगा ली उसके साथ, हाँ ठीक है ना, आपने उसके जो वो कितने वाला 80 वाला एसेट, आप जो है वो 80 वाला एसेट ले आए और आपने बदले में क्या दिया है, 70 रुपए के हिसाब से खोया, यानी कि 50 वाला, तो ये तो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन के ऊपर, ठीक है। सादा बात, कंक्लूजन क्या है, अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स गिवन हो, अगर, तो आपने क्या करना है, ओल्ड की फेयर वैल्यू लेनी है और कैश को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ये जनाब पहला सिनेरियो बन गया, इफ फेयर वैल्यू ऑफ, यार ये पेन, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज गिवन, देन यूज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, ठीक है जी। अच्छा, अगर सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन हो, फिर क्या करेंगे, अगर सिर्फ ओल्ड गिवन ही तो चाहिए ओल्ड, ठीक है, तो सिर्फ ओल्ड गिवन हो या दोनों गिवन हो, बेसिकली ये उसको लिखने काफी है, अगर दोनों की गिवन हो फेयर वैल्यू तो ओल्ड तो बहरहाल हमें चाहिए, सिर्फ ओल्ड तो फिर क्या रूल के तौर पर, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड में लिखा, मतलब किताबों में लिखा होता है इस तरह से, तो ये बात, अच्छा वो किताब में लिखी है, मैं दिखाता हूँ किताब में कहाँ लिखी है, ठीक है, फिलहाल छड्डो तुसी, व्हाट हैपेंड टू यू, अच्छा ले जी बंदा बन जा, ये को मसला, इसको मसला है, ये उलट हो गया, यानी कि मैं यूं कर रहा था तो देखना जरा, मतलब सही नहीं है ना भाई, तुम्हें क्या पता सही नहीं है, मैं यूं करूं तो करीब हो जाए, हालांकि मैं इधर कर रहा हूं। आईटी वालों के आधे मसले तो ऐसे ही हल होते हैं ना, बंदा आईटी वालों को बुलाता है, यार को मसला आ गया, रीस्टार्ट करते हैं तो हल हो जाता है, तो कंप्यूटर खुद ही सही कर लेता है। सफा केड़ा सी, वो कितने रह गए, ये पॉइंट, हाँ जी याद रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा आईकैप के आपको हर सवाल में यही नजर आएगा, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो और ये फनकारी ना हो, मैंने नहीं देखा, ठीक है ना, बहरहाल ज़हनी तौर पे तैयार हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये फनकारी बच्चे पक्का याद कर ले तो चेंज कर दे, लेकिन फिलहाल जितनी ट्रांजैक्शन पास पेपर में आपको एक्सचेंज की नजर आएंगी, उनमें ये वाली जो वो कॉन्सेप्ट दोनों की फेयर वैल्यू देगा, फौरन आपने पुराने वाले की फेयर वैल्यू पे तलवार चलानी है, नए की फेयर वैल्यू पे तलवार चला देनी है और पुरानी की फेयर वैल्यू को कैश के एडजस्टमेंट के साथ ले लेना, गॉट इट, ओके। नाउ द सिनेरियो 2 इज अपॉन यू एंड मी एंड अस, फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू ब्ला ब्ला, वही वाली बात, कॉस्ट ऑफ ओल्ड गिवन, अक्यूमुलेशन गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज नॉट गिवन, fair value of new is given, cash paid. Now problem, if fair value scenario क्या बन गया, if fair value of only new is given, old की तो given ही नहीं है,
क्योंकि अगर सिर्फ गिवन होती ओल्ड की या दोनों की गिवन होती तो हम क्या करते थे, हम ओल्ड को ही पकड़ते थे। लेकिन अगर फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन तो फिर यूज मरता क्या ना करता, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। अब मजे की बात, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन बन जाएगी। क्या मतलब, कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ न्यू होगी फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, दैट्स इट। प्लस माइनस कैश कोई नहीं फिर होगा, ठीक है। बहरहाल ट्रांजैक्शन में कैश तो पे कर ही रहे होते हैं आप, लेकिन आपको नया कितने में पड़ा भाई, पुराने की फेयर वैल्यू है ही नहीं, तो बस ठीक है, नए की फेयर वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करो और बाकी कैश पेड करो और गेन लॉस निकाल लो। पुराने तो कॉस्ट और डेप्रिसिएशन के हिसाब से निकलेगा ही, तो ठीक है। तो ये इतना सिंपल सिनेरियो होता है कि गलती में बच्चा यही ले लेता है, तो गलती में जो काम सही हो जाएगा वो थोड़ी करेगा, इसीलिए तो ये आता नहीं, ठीक है। तो अगर फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कितनी है 800, तो आपकी कॉस्ट भी यही बन जाएगी, क्योंकि आपको दूसरे की फेयर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। अब अगर एंट्रियां कराई जा रहे हैं मुझसे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट, फिर एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, और कैश पे ही हो रहा है, रिसीव हो जाए तो कैश डेबिट कर देना। अब कैश कितना, अच्छा तरतीब से चलो, ये कॉस्ट नए की क्रेडिट और स्टीमुलेशन डेबिट, पुराने को डिस्पोजल को पहले रिकॉर्ड करते हैं। कितनी थी 500 पे 350, ठीक है। फिर नए की कॉस्ट पर नए को रिकॉर्ड करो। अब नए की कॉस्ट मजबूरन क्या लेनी पड़ी हमें, अगर ओल्ड की फेयर वैल्यू क्यों, तो हम उसी को चेक करते, उसी को देते, ठीक है। बहरहाल इतनी सिंपल ट्रांजैक्शन होगी। कैश पे हो रहा है कितना 600, हाँ जी, गेन है लॉस है, लॉस आ गया, तो जरूरी नहीं है कि लॉस ही हो, गेन भी हो सकता था, कैश अगर कम देते तो, ठीक है जी। कितना 50 रुपए का लॉस है, आर यू श्योर 1100, ठीक है। कहां से, कैश पे किया माइनस कर दें, नहीं ना बेतुकी बात बनती है ना। बेसिकली समझो ना, समझो बात को, आप गेन आया, चलो वो तो मैं कर लेता हूं, तो आपका मसला है, फिलहाल भाई की बात समझ लेगा, देखो ठहर जाओ यार। ये देखो, आप पहले डिस्पोजल की बात करो, ये पुराना चला गया, किधर सवाल वाला, ये पुराना चला गया, अब नया जो आया है उसकी कॉस्ट उसको रिकॉर्ड किया और बदले में हमने कैश पे किया, तो सिंपल ट्रांजैक्शन। इसको आप कैसे माइनस करना चाहें, ये नहीं माइनस होता, माइनस तब होता जब आप ये एसेट खरीदते कैश आपको आ जाते, उसमें भी फिर अगर तो वो एसेट की कॉस्ट ना देता तो हम फिर कॉस्ट निकालने के लिए कहते कि जी मिसाल के पास फेयर वैल्यू इतनी थी और माइनस कैश पेड, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा जी, ये 1100 है क्रेडिट साइड पे और 1150 है डेबिट साइड पे, तो अल्लाह ले 50 इस पास से आंदा है जी, पीएनएल। वही मतलब खुद ही मुझे देखकर करना पड़ा ये काम, मतलब कैलकुलेशन भी हमसे नहीं होती। लो जी, एक ट्रांजैक्शन ऐसी भी हो सकती है, फॉलोइंग डेटा लेट्स एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। अच्छा आज कीता कराया कुछ नहीं तुसी, आज सर में टेंशन ही बड़ी है उस्ताद को, पता है आप लोगों को। फर्स्ट डे वाले मैंने कहा है भाई बंद कर लो तुम मुझे। अच्छा, वो फर्स्ट डे वाले पता है आपको 40-50 बच्चे फर्स्ट डे वाले हैं आज, तो क्या मेरे दिल पे गुजर रही होगी ये तो मैं ही जानता हूँ, या मेरा अल्लाह जानता है, ठीक है। उनके दिल पे तो कुछ गुजरना होता तो वो यहाँ पे होते नहीं थे, तो लेक्चर तो लेके आते भाई। जिनके पेपर्स भी थे, पीआरसी की आवाज आई थी यहाँ कहीं से, पता नहीं अब कहाँ से आई थी, पेपर्स भी थे जिनके पीआरसी के, मुझे याद नहीं है वो कहाँ से आई थी आवाज, तो भाई हफ्ते इतवार को तो कोई नहीं था। लेक्चर 8 तक जाना चाहिए था। बहरहाल संडे का तो दिन कम से कम जाया करके ही आए ना आप लोग, ठीक है। हाय, तो मोबाइल पे देख लेते लेक्चर, पहले 2 लेक्चर तो ऐसे गपशप में सुन लेते। देखो यार, इग्नोरेंस टू लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको ये नहीं पता था कि क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, ये सही गिला इसको हुआ है, सही गुस्से में क्लास के बाद यहाँ पे मैं भाई मेरे सामने अलग अलग होके जाना है यहाँ से, है ना होते एक दूसरे वाला जो बड़ा है वो वाले हाथ से भी नहीं आने। अच्छा जी, चले वापस आए। मेरा दुख बस ठीक है, अब है क्या करें, ये दुख मेरे साथ ही है। आप लोगों का नॉन सीरियस एटीट्यूड, ये मतलब या तो आपका सीरियस हो जाएगा या फिर अलग हो जाएंगे मैं और आप, ऐसे नहीं चलने दूंगा मैं आप लोगों को। इसलिए अभी तो मैं आप लोगों की ये पहली गलती समझ के माफ करूँ और 3 दिन का टाइम आपको दे रहा हूँ। लेकिन इसमें ये नहीं समझना कि हमने पढ़ना रोक देना है, हम अपने तरतीब से पढ़ते रहेंगे। तो आप जितनी जल्दी लेक्चर्स को कवर कर लेंगे उतनी जल्दी आपको क्लास में होने वाले सवाल और जवाब समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर क्या इरादा है, कितने दिन, अच्छा हाथ खड़े कर, दोबारा दिन का पहला दिन आज, कुछ वैसे ऊंचा। अब वो बच्चे, सवाल ध्यान से सुनकर, वो बच्चे हाथ नीचे कर ले जो कहते हैं हम अगले 2 दिन में इसको पूरा कर लेंगे। सोच के नीचे हाथ करना है, नहीं है ना, वो सही कह रहा है ना। अगर उससे नहीं 2 दिन में होते नजर आ रहे तो सच्चे लोग सच्चे ही होते हैं, सच्चों के साथ अल्लाह की मदद भी होती है। तो 2 वाले नीचे लेंगे, 3 वाले अब वो बच्चे हाथ करें जो 3 में पूरा कर लेंगे। अब वो हाथ खड़ा करें जो कहते हैं हमने करना ही नहीं है। 2 दिन की कोशिश करनी है सबने, ठीक है, बाकी 3 दिन तो लाजमी, ठीक है। अच्छा जी, कभी ऐसा भी होता है, कैसा, सवाल पढ़ो, कॉस्ट ऑफ ओल्ड गिवन है, अकोमोडेशन गिवन है, दोनों की कॉस्ट नहीं गिवन, दोनों की फेयर वैल्यू नहीं गिवन, कैश पेड ही ले ले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज हमारे पास फिर भी होती है और वो है हमारे पुराने एसेट की बुक वैल्यू। हमारी किताबों में ये कितने पे नजर आ रहा है, 300 का था, 250 की उसकी वैल्यू लूज होगी तो 50 रुपए किताबों में नजर आ रहा है, तो ये तो हमारे पास पड़ी है ना, ठीक है। तो अगर फेयर वैल्यू दोनों की गिवन ना हो, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन, then use book value of old, new book value new की कहां से लाऊं मैं, तो book value of new, book value of old asset,
जी, जरा ऊपर नकल कर रहा हूँ ताकि वैसे ही रहे। कॉस्ट ऑफ न्याऊ निकलेगी, न्याऊ कैसे जी, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, बुक वैल्यू ऑफ, इकट्ठा कर दूंगा फिर एक जैसे लगेंगे, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड, कैश पे किया है तो प्लस, रिसीव किया है तो माइनस। लेकिन ये कैश जो है ना, ये बस ऐसे ही थोड़ा बहुत जो फर्क होता है चीजों के अंदर, उस वजह से पे कर दिया जाता है। इस ट्रांजैक्शन में आपको कभी भी गेन लॉस नजर नहीं आएगा। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें दोनों की फेयर वैल्यू नहीं गिवन, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज नॉट गिवन वाला सिनेरियो अगर हो तो इसको अकाउंटिंग में कहा जाता है द ट्रांजैक्शन इज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ट्रांजैक्शन इसको यूं बोला जाता है कि ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, यानी इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप अभी देखेंगे आपको कोई गेन लॉस नजर नहीं आएगा। ये ऐसे ही है जैसे एक भाई के पास CD70 है ब्लैक कलर का, दूसरे भाई ने स्लैट के अंदर इकट्ठे रहते हैं दोस्त, ये जो भी आया है, दूसरे के पास जो है वो जो गुस्से में है, तो दूसरे के पास जो है वो ब्लैक कलर का है, एक रेड कलर का है, दूसरे के पास ब्लैक कलर का है। तो ये क्या करते हैं जनाब, या घर पे भाई के पास ब्लैक कलर का है तो ये एक सेशन में रेड यूज करता रहा, अगले सेशन के अंदर भाई के साथ चेंज करके ब्लैक वाला ले आया, ठीक है, ताकि वो हॉस्टलमेट्स के ऊपर थोड़ा रोक पड़ेगा, तो हर सेशन में नया मोटरसाइकिल ले आता है। हालांकि ये क्या है, बाइक विद बाइक, ठीक है। सर अदनान और सर आसिफ की गाड़ियां लेट से एक जैसी थी, ठीक है, एक बस कलर का फर्क था, तो दोनों ने आपस में गाड़ी बदल ली। सर आसिफ ने कहा चलो यार मोहल्ले वाले देखेंगे, कहेंगे कि यार ठीक है यार इसकी तो हालांकि चेंज, हालांकि दरअसल फर्क कोई नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये कार विद कार, ट्रक विद ट्रक, बाइक विद बाइक, ठीक है, इस तरह की ट्रांजेक्शन होती है, इनमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, लैग कर रहा होता है, ठीक है। तो गेन लॉस इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। गेन लॉस आ जाए तो कमर्शियल सब्सटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस तरह से चलें तो बीवी ऑफ ओल्ड जी, बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड ही, ये अकाउंटिंग में बीवी बुक वैल्यू को कहते हैं। तुम लोगों का दिमाग जाना, बस पहले सीए तो करो। मैंने पहले बताया था, मैंने पहले बताया WDV रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं, इसको बुक वैल्यू भी कहते हैं, इसको कैरिंग अमाउंट भी कहते हैं और इसको कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं। तो ये कट्टा देख के आप भूल के पढ़ा के रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों को पहले सोचना चाहिए। सीए कर लें जरा जल्दी से जी। 50 प्लस कैश पेड माइनस कैश रिसीव, तो कैश पे करें, रिसीव कैश पे किया 500, तो आपका ये 550 पड़ गया, ठीक है जी। अब अगर इसकी जर्नल एंट्री आप फरमाएं तो एंट्री तो सेम है, सेम टू सेम, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करेंगे। अब ऐसे एंट्री देखो, पहले लिखने की आदत पड़ रही है थोड़ी थोड़ी, न्यू की कॉस्ट डेबिट करेंगे और ओल्ड की कॉस्ट एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर देंगे, और कैश पे हो रहा है तो कैश भी क्रेडिट करेंगे। अब हाँ जी, पुरानी कॉस्ट 300 और प्रोडक्शन 250, पुराने को पहले निकाल के बाहर फेंक दो, चल पुराने 300, चल अपनी प्रोडक्शन को भी लेके निकल 250, ठीक है। नेक्स्ट, नए की कॉस्ट अभी अभी निकाली है 550, डेबिट करो, कैश पे किया 500। अब आप देखो ना कोई गेन है ना कोई लॉस है ना कोई गेन है, दोनों साइड बराबर है, ठीक है। इसी तो कह रहे थे ट्रांजेक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस लैग। तो बहरहाल तो सबसे फेवरेट आईकैप का है वो यही सिनेरियो है। क्या करेगा, आपको सवाल के अंदर फेयर वैल्यू दोनों की देगा, फेयर वैल्यू दोनों की गिवन होगी। यही से तो बच्चा धोखा खाता है ना, वो क्या कहता है नया एसेट तो मुझे नए एसेट के ऊपर लिखा हुआ है 80 रुपए, तो नया एसेट 80 में पड़ा, यहां से वो धोखा खा जाता है। क्योंकि स्टैंडर्ड में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो इसी तरह से लिखी हुई है कि आपने नए एसेट को रिकॉर्ड करना है कॉस्ट पे, जो कि क्या है, आपने जो कंसिडरेशन पे की अलॉन्ग विद कोई नॉन कैश कंसिडरेशन। तो वो मुश्किल डेफिनेशन उसका तरफ जो है ना वो लुबे लुबाव यहाँ पे एग्जांपल के जरिए बना के आपको समझा दिया, फिर किसी को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो असल लड़ाई यहीं पर ही है, फनकारी यही लगाता है, ठीक है। चले, ये तो तीनों हो गए सवाल, और ठीक है, ये मैंने तीनों की जर्नल एंट्रीज भी कर दी आपको, अगर कोई नोट करना चाहे यानी कि पिक्चर लेना चाहे। सबसे इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू ऑफ बोथ वाला सिनेरियो है। जी स्टूडेंट, सिनेरियो 2 में ये है कि फेयर वैल्यू हमें सिर्फ गिवन ही है न्यू की, तो बस वही उसकी कॉस्ट है, नए की फेयर वैल्यू ही उसकी कॉस्ट है, वो हमें तो नहीं पड़ा, ओल्ड गिवन नहीं, मजबूरी है ना। ये नीचे नहीं, ये ऊपर किया है। स्क्रीन पे तो जो ऊपर लिखा हुआ था वो आया ना सामने, तो आप कहने थे कि आप स्क्रीन को ऊपर ले जाएं, ऊपर ही लेके जाएं। जी बेटा, एसी के विंग्स भी ऊपर करवा दें, नहीं हुआ, अच्छा जी करवा देते हैं यार, इसको ऊपर रखेगा यार, बच्चों को मार करेंगे आप लोग। अच्छा जी, ये पढ़ के क्या आएंगे, पहले तो ये देख लेंगे पढ़ के क्या आएंगे हम। थ्योरी साथ साथ पढ़नी होती है, पता है ना। अभी किताब कितने बच्चों के पास आ गई है, बाकी प्लीज इंश्योर करें आप देखें, थ्योरी साथ साथ पढ़नी होती है, पढ़ी जानी है, तो फिर आप बाद में जाना फिर दीवारों में टकरे मारेंगे। मैंने आपको अभी तक ये डेफिनेशन पढ़ा दी है, ठीक है, पेज 115 पे, ये शायद पहले दिन ही हमने पढ़ ली थी, ये यहां तक, ठीक है। उसके बाद रेकग्निशन अभी नहीं पढ़ाई थी, ये सारा कुछ पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला इनमें है नहीं, लेकिन फिर भी छोड़ा हुआ है क्योंकि किताब भी नहीं थी ना। फिर मैंने आपको उन्हीं नोट्स के अंदर ये डेफिनेशन एंड मेथड्स 120 सफे से शुरू हो रहा है, ये हेडिंग ये वाली नहीं थी, लेकिन आगे डेफिनेशन यही थी, बीच में एग्जांपल नहीं थी, तो ये भी हमने पढ़ ली थी ऑलमोस्ट। डेप्रिसिएशन की ये जो डिस्कशन थी, आपको कहा था कि आपने पढ़ के आना है, अब तो मेथड भी 2 कर ली हमने, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ तक की थ्योरी भी आपने पढ़ लेनी है, पढ़ ली हुई है तकरीबन हमने, ठीक है। बाकी छोटी मोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर हैं, वो पढ़ेंगे तभी याद रहेंगी, ठीक है। मैं असल में तो आज आपको होमवर्क देने आया हूँ, कहीं लबो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन, मैं खुद लब लेता हूँ वैसे तो,
ये चेंज इन एस्टीमेट हो गया, ये सारी चीजें हमने करनी है। चेंज इन एस्टीमेट प्रोबेबली कल शुरू करेंगे। ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज है, पढ़ लेना एक बार, सिर्फ एक बार। जो कुछ लिखा हुआ है इंशाल्लाह वही नजर आएगा आपको, कि यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ा हुआ जो वही लिखा हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। ऐसे छोटी छोटी एग्जाम्पल है, कोई करने की जरूरत नहीं है। ये असल में मैं आपको करा रहा था। तो जनाब पेज नंबर 134 पे तशरीफ लाएं। ये बेसिकली आपको पढ़ा रहा था। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन मे बी डिटरमिन्ड एज फॉलोइंग पॉसिबल सिनेरियोज। ठीक है, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। अभी एक मिनट के लिए लाइन में पढ़ो। फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ न्यू। फेयर वैल्यू ऑफ both asset is not given और इसको लिख दे ट्रांजैक्शन lacks commercial substance means no cash flow change expected after exchange truck for truck, तो फिर बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। नीचे आपको एग्जांपल दी गई है और इन्फॉर्मेशन के अंदर ये फेयर वैल्यू बताकर फिर सिनेरियोज बना दिए। फेयर वैल्यू बोथ इज गिवन, तो ऊपर वाले डेटा से आपने उठा के कॉस्ट निकालनी। तो सिंपल सवाल है, मैं इससे आगे एंट्रीज तक करवा चुका हूं, लेकिन आपने ये पढ़ना जरूर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज सवाल में कभी कभी दोनों की फेयर वैल्यू दे देगा और दोनों की फेयर वैल्यू देकर लिख देगा कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट। इसका मतलब क्या है? देखो ना, आपके नए एविडेंस मतलब उसका एविडेंस है। क्या मतलब? आपने फेयर वैल्यू मिसाल के मैंने कहा जी फेयर वैल्यू 100 है, नए एसेट की फेयर वैल्यू 100 है, तो उसको कोरोबोरेट कर सकते हैं आप जाके मार्केट से। आप नेट ओपन करें, आप उसको लिखें, आप मार्केट में जाएं, प्राइस पूछे, तो आपको वो कोरोबोरेट कर सकते हैं उसको। इसका मतलब होता है क्लियरली मोर एविडेंट। तो अगर दोनों फेयर वैल्यू देकर कह रहा हो कि नए की फेयर वैल्यू ज्यादा एविडेंट है, तो मतलब फिर पुराने की साढ़ा अंदाजा है ना, तो उसको इग्नोर करोगे। कभी जुमला ये वाला इस्तेमाल कर जाता है, उससे परेशान ना होना कि हाउएवर वो कहता है दोनों की फेयर वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो क्या यूज करो? ओल्ड की फेयर वैल्यू। हाउएवर इफ फेयर वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड यानी न्यू एसेट इज मोर क्लियरली एविडेंट देन फेयर वैल्यू ऑफ देन इट्स फेयर वैल्यू विल बी कंसीडर्ड एज कॉस्ट। सवाल में वो दोनों देकर ये भी कर सकता है कि वो कहे कि न्यू की ज्यादा एविडेंट है, मतलब फिर ओल्ड की हमारा अंदाजा ही है, उसको इग्नोर कर दो, नए वाले को ही पकड़ लो। ठीक है ना, ऐसे बातों से धोखा नहीं खाना। ये जरा लिखा हुआ था, मैंने कहा पढ़ा दूं। अच्छा जी, ये आपने जरा इसको रीड कर लेना है, एग्जांपल्स को देख लेना। ऐसे अच्छी एग्जांपल्स हैं, आप इनको अगर प्रैक्टिस में ले आओगे तो आपकी एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन जो है वो जरा पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो ये अकाउंट्स कौन से बनते हैं आपने देख लिया। अब एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आपके सामने है। तो ये एग्जांपल 1 से ये मैं टाइम अब लिखूं क्या? बड़े हो गए हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एंट्री करने के लिए आपको 1 मिनट चाहिए, डेटा गिवन है। ये अकाउंट्स बना लिए 1 मिनट के अंदर। छोड़ो पहले को, क्या ये देखो कौन सा, और यार सादा बात किया मैंने, अगर मैंने कहा अगर दोनों की फेयर वैल्यू दे और सवाल में नीचे लिख दे कि नए की फेयर वैल्यू ज्यादा एविडेंट है, तो मतलब जी लिखा होगा और क्या, तो मैंने बता रहा हूँ लिखा होगा। ठीक है, तो लिखा होगा कि नए की ज्यादा एविडेंट है, ज्यादा क्लियरली है, ज्यादा कोरोबोरेट कर सकते हो, तो मतलब पुराने वाली फिर आपका तुक्का ही है। मेरे एसेट की वैल्यू मेरी नजर पता नहीं क्या होगी, लेकिन नए की जो नया एसेट लेने जा रहा हूँ उसकी एविडेंट है, ये तो बस शायद मेरा अंदाजा ही होगा फिर। ठीक है ना, सही है, खुद कह रहा है तो वो समझो असल में वो ये कहना चाह रहा है कि बस नए की अवेलेबल है। ठीक है, चलें छोड़ें। अच्छा, ये मैं एग्जांपल्स कह रहा था कि कर ले जरा, अच्छा है। जैसे कि इस सवाल के अंदर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस है और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है। कोई बच्चा ये समझ ले कि जी स्ट्रेट लाइन में सिर्फ ये हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल है जनाब, इसको आप 5 मिनट थोड़े से रिड्यूसिंग बैलेंस थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हैं 5 मिनट में। वैसे सवाल आप कुछ ना कुछ ना 5 मिनट में कोई ज्यादती की भी हो ना मैंने 5 मिनट वाली, तो आप 6-7 मिनट में पहुंच रहे हैं उस तक। ये थोड़ा सा फायदा हो रहा है। बहरहाल कोशिश करिएगा, किसी और में 5 मिनट बच जाएंगे। ये छठा सवाल है, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ डेप्रिसिएशन है, तो ये भी 5 मिनट। उसके ऊपर शायद मैं ना ही करवाऊं सवाल, देखने दें मुझे। इनको सिर्फ आपने ज़बानी देख लेना है 1 से 5 तक। एग्जाम्पल 1 से 5 तक बस आपने ओरली इनको देख लेना। ठीक है, देखना कैलकुलेटर पे कर लेना, आपने कर लिया ये। ठीक है ना, अगर दिल करे तो क्या है, जनरल एंट्रीज हुई है बस। ठीक है, जनरल एंट्रीज हुई है। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल होमवर्क लिख रहा हूं 3, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। ये आपकी ओरल एग्जाम्पल्स हैं। ओके, बस आप देखो ना, अब यहाँ देखना आपने बस दिमाग के अंदर चाहिए होना, ये कैलकुलेट करके आपने फटाफट जाकर नजर डालनी, हाँ ये एंट्री होनी है, इतना तो कर लोगे ना। तो आपका सिर्फ ये होमवर्क है। चलो उस पर पढ़ने में आपको 2 मिनट लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। 10 मिनट का ये होमवर्क है, ये 2 अच्छे सवाल है। ठीक है, चलो। अच्छा जी, अब टाइम तो खत्म हो गया, क्या करें अब। पास पेपर का होमवर्क तो मैं जरूर देना चाह रहा हूं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझाए बगैर वो दे नहीं सकता, या फिर देखी जाएगी। अच्छा, पास पेपर चलो मैं खुद करा दूंगा, एक पास पेपर तो अभी भी आपको दे सकता हूं। ठहर जाओ जरा, सब्र तो करो। अच्छा जी, अब ये देखें जी, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। जरा ये 10 मिनट में आपको करवाना है मैंने। ठीक है, सुने, बल्कि मुझे याद आ गया, ये लास्ट टाइम करवाया था, तो 11वां मैं आपको दिखा दूंगा वहां से, 12वां कल करवाऊंगा जवाब आओगे। ठीक है ना, टाइम बच गया, लेकिन समझ लो पहले मसला क्या है। ठीक है ना, मसला समझो, बाकी मसला कोई नहीं है। ये 11वां सवाल भी आपका होमवर्क में जा रहा है और 12वां भी होमवर्क में जा रहा है। तो अब जो 5-7 मिनट, क्या पेज नंबर बताता हूं मैं, पहले सुनते लो गल। 11वां पेज नंबर 117 प्रैक्टिस क्वेश्चन में पढ़ाई। अगेन वही 5 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं, हालांकि 6 नंबर है।
पता है नंबर इतने होंगे, लेकिन 5 मिनट ज्यादा लगाना सही नहीं है ना। अच्छा बेटा, मामला क्या है, अगर एसेट अकाउंट की कॉस्ट अलग पड़ी हो और अक्यूमुलेशन अलग आ रही हो, तो मैंने आपको क्या कहा था, मतलब क्या है, एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, तो एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग पड़ा हुआ है, ऐसे ही है ना। अब ओपनिंग गिवन है 600, ब्रॉड डाउन आ जाएगा 600, ब्रॉड डाउन आ जाएगा 200, ठीक है। मैं 2-4 मिनट में थोड़ा सा सिर्फ इसको आइडिया देके ना आपको करना क्या है, देना मैं होमवर्क ही चाह रहा हूँ। पास पेपर में बड़ा सवाल जो है ना वो कल खुद करवाऊंगा, उसमें मुझे शायद पहला सवाल है, उसमें डिस्पोजल भी है, एक्सचेंज भी है, डिस्पोजल की कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, हैवी रिड्यूसिंग बैलेंस वाला सवाल, और ये कॉन्सेप्ट भी है बुक वैल्यू मिसिंग, मतलब कॉस्ट मिसिंग, तो सारा कुछ ही है, पूरा पैकेज है वो सवाल। तो इसलिए वो मैं खुद कराऊंगा, वो मैं रिस्क नहीं लेता। अच्छा वाला चलते चलता वो एक ही हो गया, कितने आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। पहला सवाल जो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप जैसे कई सवाल बल्कि उससे अच्छे सवाल भी करने लग जाएंगे, अभी चूंकि कॉन्सेप्ट पूरे नहीं है। हाँ, ये छेड़खानी जरूर कर रहा हूँ, लेकिन समझा के भेजूंगा, सवाल की शक्ल दिखाऊंगा, तस्वीर को नहीं लेने दूंगा, सोल्यूशन है पूरा 11वें का, ठीक है ना। कल फिर उसका सोल्यूशन दिखा के 12वां करवा के फिर इंशाल्लाह पास पेपर के बड़े सवाल पे लेके जाऊंगा, ठीक है। बहरहाल मामला क्या है, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा हो, अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है, जो कि अभी तक कॉस्ट पे बन रहा है ना हमारा, तो डिस्पोजल हो तो जाने वाले एसेट की कॉस्ट ही एसेट अकाउंट से निकलती है, ऐसे ही है ना। पहले दिन यही बात की थी जब हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा था, डिस्पोजल हमारा आया था पहला दिन, तो मैंने कहा था एसेट अकाउंट से निकालेंगे जाने वाले एसेट की कॉस्ट। क्यों कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट से पड़ा है तो उसमें डिस्पोज होने वाले एसेट की पड़ी ही क्या है, कॉस्ट। तो जो चीज पड़ी है वही निकालेंगे, ठीक है, बुक वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। इसका मतलब यह हुआ अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा हो तो हमारे लिए लाजमी है डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट का होना, तभी डिस्पोजल रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। देखो ना, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है तो डिस्पोज होने वाले एसेट की कॉस्ट ही एसेट अकाउंट में से निकल सकती है, क्या ख्याल है, ठीक है। अब वो होगी तो स्टेप 1 होगा। ये बात समझ आई, प्रॉब्लम समझ आई है। सवाल पढ़ते हैं, ओपनिंग लिख लिया था मैंने। आगे कहता है रेट है 20% स्ट्रेट लाइन, फॉलोइंग इज द एडिशन मेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12, ठीक है। एडिशन हो गया तो क्या मसला है, प्लांट मशीनरी में यकम फरवरी 12 पर 70,000 की कॉस्ट है, कोई मसला नहीं, 70 की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है, एडिशन है, कैश लिख लो, एडिशन लिख लो, दोनों ही सही है, नोट नहीं करना। और इसका सोल्यूशन शक्ल दिखा देता हूं, करना क्या चाह रहा हूं। वैसे हो सकता है ये बातों में सॉल्व भी कर दूं मैं, सोल्यूशन क्या दिखाना, 5 मिनट ऊपर लेने हैं ना। हाँ अच्छा, नेक्स्ट कोई नहीं, खैर है आज ज्यादा लग गए। तो ड्यूरिंग द ईयर अ प्लांट परचेज्ड ऑन यकम जुलाई 9, हम 12 में खड़े हैं, कहता है इस साल में एक प्लांट ऐसा जो 2009 में खरीदा था, हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000, जिसकी बुक वैल्यू 15,000 है, इज सोल्ड ऑन 31 मार्च 12 फॉर 15,800। अब ये 15,000 क्या है इस एसेट की, हमें स्टेप 1 में क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसका मतलब हम आगे चल नहीं सकते, ठीक है। जिसकी कॉस्ट निकलेगी तो फिर हम एसेट अकाउंट से उसको क्रेडिट करेंगे और डिस्पोजल अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे, फिर उसकी डिडक्शन होगी, वो यहां से निकलेगी। इसका मतलब अब हम आके फंस गए, तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, अब कैलकुलेशन सीखनी है आपने आज, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, लेकिन इसके लिए जो 2 जरूरी चीजें हैं ना वो होंगी तो कॉस्ट निकलेगी, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वो क्या 2 चीजें मैं लिख रहा हूँ, इफ, हाँ ना, रेट होता है इफ बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन। अगर ये दो चीजें गिवन होंगी ना, बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज, तो इंशाल्लाह हम कॉस्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू गिवन है और डेट ऑफ परचेज गिवन हो, ठीक है, तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, वेरी सिंपल, परसेंटेज के अंदर अज्यूम कर लेंगे कॉस्ट को 100%, ठीक है, और डेट ऑफ परचेज से उस 100% को पकड़ के डेप्रिशिएट करते 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 जिस दिन की बुक वैल्यू गिवन होगी उस दिन की बुक वैल्यू हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। इतना ही आसान काम है, और उसको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेशन बन गई हमारी, उसको मतलब परसेंटेज लगा के अभी करके देख लेते हैं, कोई बड़ा टाइम पड़ा अभी तो जी। तो किस दिन खरीदा था हमने इसको, या सबसे पहले तो क्या करोगे आप, अज्यूम करो, अज्यूम कॉस्ट कितनी है 100, ठीक है, सही है। अच्छा, अब 2 चीजें मैंने कहा था अवेलेबल होंगी तो काम हो जाएगा, डेट ऑफ परचेज और बुक वैल्यू। तो जो डेट ऑफ परचेज क्या है, यकम जुलाई 9, बुक वैल्यू, अच्छा बुक वैल्यू उसने दी हुई है 31 मार्च 12 की, ठीक है। तो चलो चलते हैं, यकम जुलाई 2009 पर कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, यहां कहां से आ गई बुक वैल्यू, यहां पे कॉस्ट, वो परसेंटेजेस वाली कॉस्ट कितनी 100, ठीक है। अब इस अज्यूम्ड कॉस्ट को, बेसिकली तो परसेंटेजेस में चल रहा है ना काम, इस अज्यूम्ड कॉस्ट को आप लेके आओ डेट ऑफ सेल तक, जिस दिन की बुक वैल्यू अवेलेबल है सवाल में, जिस दिन की बुक वैल्यू उस दिन की आप अपने अज्यूम्ड कॉस्ट की बुक वैल्यू निकाल लोगे और फिर आप परसेंटेज लग जाएगी, ठीक है। तो ईयर एंड क्या है 31 दिसंबर, और हमने 31 मार्च 12 तक आना है, तो पहला साल इसका एंड होगा 31 दिसंबर 9। चलते हैं वहां पे पहुंच के फिर मैं आपकी बात दोबारा सुनता हूं जो आवाज आई। 100 इंटू 10%, नहीं 20 है, अच्छा 20, 100 इंटू 20%, लेकिन 6/12 कर देंगे क्योंकि ये साल के अंदर 6 महीने इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है जी, सही है। हाँ जी, कितना 10। अब मेथड कौन सा है, अब यही सवाल जो है ना, जो अगला सवाल है इसी तरह का है, लेकिन उसमें मेथड कौन सा हो जाना है,
कहां लिखा हो ये, ठीक है ना। तो फर्क क्या पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम चल रहा होगा। जैसे ये वाली वर्किंग आप कर रहे होगे तो यहां पे तो मैंने फिर क्या करना है, मैंने फिर 100 को पकड़ना है, लेकिन 100 के ऊपर 20 आगे चल पड़ेगा। लेकिन आप वाला जो सवाल होगा, जो दूसरा सवाल है, दोनों जैसे आपके सवाल है, उसमें फिर आपको 9। तो इतना सा फर्क है, मेथड चेंज में यही फर्क पड़ता है ना बस, ठीक है। चल अच्छा जी, तो ये क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 9 की। उसके बाद 10 आएगा जी, तो 31 दिसंबर 2010। डेप्रिसिएशन 100 इंटू 20%, 20 आंसर 70। अभी देखो हमने पहुंचना किस डेट तक है, जिस डेट पर सवाल में बुक वैल्यू दी हुई है। तो 31 दिसंबर 11 लाओ, फिर 20, ठीक है ना, 50 रह गया, फिर जी ओ मिटाओ तो ना यार, बुक वैल्यू आ गई। फिर जनाब 31 दिसंबर 12 भी आएगा ना, 13 में मसला है ना, 13 में पहुंचा हुआ है ना एसेट है। अच्छा बस रोके रोके रोके, नहीं ये तो है ही नहीं, ये है इसमें 12 ही है। रोके रोके उस्ताद जी, रोको जी गड्डी, सवारियां लानी है, कंडक्टर हूं ना मैं, सीटें नहीं खाली करा, तो साथ हो जाए, बिठा लें, बाई जगह बता ले, बाजी जगह बना लें, सवारी उठा लें। 31 दिसंबर 2011 पिछले साल की क्लोजिंग डेट थी। अब इस साल 31 दिसंबर 12 तक ये पहुंच ही नहीं पाया, बल्कि 31 मार्च 12 लो जी, 31 मार्च 12, ठीक है। इस दिन डेप्रिसिएशन निकालो 50 इंटू सॉरी मार्कर की तंगी में, पेन की तंगी में, 100 इंटू 20% इंटू 3/12 5। और बुक वैल्यू, अब ये 45 की बुक वैल्यू हमारे अज्यूम्ड एसेट की निकल आई 31 मार्च 2012 पे। यानी अगर एक एसेट 100 रुपए का हो, 100% ले लिया था ना, और वो 20% से के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत डेप्रिशिएट हो, तो वो 31 मार्च 12 पर कितनी बुक वैल्यू रखता है, 45। अब इसके सामने आप अपनी सवाल वाली रुपीज वाली फिगर रख लो, कितना है, कितनी बुक वैल्यू है इस दिन, कितनी बुक वैल्यू है इसकी, 15,000। अब ये आपका जनाब काम हो गया बेहतरीन तमाम, ठीक है। अब अगर 15,000 बराबर है 45% के, तो इसको डिवाइड करो 45 से, और इनमें से कोई भी वैल्यू निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हो। फिलहाल तो मैं निकालने क्या चलाऊं, मुझे क्या चाहिए, फिलहाल कॉस्ट चाहिए, तो मैं ये फिगर निकालना चाहता हूं ना, तो मैं कहूंगा कि अगर 15,000 45% है तो इसका 100 कितना होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, बताओ। डबल थ्री और 3, ठीक है। तो ये जनाब आपका, कोई बात नहीं, ऐसी सवाल में फिगर आ जाती है, परेशानी हो जाना, गलत हो गया, बस आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके, यार मैंने जो की वर्किंग को सही किया कॉन्सेप्चुअली, तो कोई मसला नहीं है। इससे बेहतर है जरा मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूं दूसरा, ठीक है ना, ये सिर्फ कैलकुलेशन समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी फिगर यहां पे निकल सकती है, जैसे मुझे इस दिन की बुक वैल्यू मिल गई, कॉस्ट मिल गई, मैं इनको इनका डिफरेंस हूं तो मुझे एक्यूमुलेशन मिल जाएगी, क्या ख्याल है, मिल जाएगी ना, बोलो। यहां वाली फिगर भी मिल जाएगी, ये मिल गई 33 टू समथिंग, इन दोनों का डिफरेंस लो, 33 और इसका 15 का, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड कितने गया, एक्यूमुलेशन निकल आएगी, फिर कैश लिखोगे और डिस्पोजल इज ओवर। अब अगली लड़ाई कहां पड़ेगी, अगली पानीपत की जंग कहां छिड़ेगी, डेप्रिसिएशन। वहां पे आपको क्या चाहिए होता है, ओपनिंग बुक वैल्यू में से ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस करना। ओपनिंग बुक वैल्यू सबकी तो आप 600 माइनस 200 करके 400 निकाल लोगे। ओपनिंग बुक वैल्यू के लिए आओगे ना, तो ये वाली फिगर कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, जैसे आपने वापस जाकर ये निकाली थी, ऐसे आप यहां पे आके ये भी निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है, 15,000 डिवाइड 45 इंटू 50 करो, ये फिगर भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब काम आपने करने हैं। एक मिनट अल्लाह करे, मुझे 1 मिनट है, जो ये ना इसकी तस्वीर ना खींचो, खींच लेना तस्वीर, खींच लेना, लेकिन सही वाले सवाल की, पूरे सवाल के सोल्यूशन की तस्वीर खींचो, अल्लाह करे मुझे मिल जाए। मैं देख तो रहा था वैसे, नहीं यार इधर तो नहीं है, ये यही है ना, देखो ये सवाल है ना। 1 मिनट, इससे बेहतर नहीं हो सकता ये जूम इन, क्या ख्याल है, इससे बेहतर नहीं हो सकता, गुजारा हो जाएगा ना इसमें, ठीक है जी। ये देखो, ये वही सवाल है, देखो ये 3,333 निकला, और ये भी चाहिए तो ये यहां पर निकालना पड़ेगा, स्टूडेंट ये 33 पता नहीं क्या होगा। अच्छा ये कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन, इसमें तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकालनी थी। वो जो बात मैं कर रहा था ना, वो आपके अगले सवाल के लिए है। हाँ, अगले सवाल के लिए वर्किंग का फॉर्मेट तो यही चलेगा, लेकिन बुक वैल्यू आपको ओपनिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो अच्छा होगा, चलो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी, मैं तो भूल गया सी, लेकिन थोड़ा काम हो गया, ठीक है। तो ये 11वां और 12वां बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट है। ये 11वां आपके सामने, इसका सोल्यूशन फिर मैं अब कल यही दिखाऊंगा, लेकिन अच्छे बच्चे वो हैं जो पहले खुद कर लेंगे। अब 12वें में क्या फर्क आना है, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस में ये वर्किंग बदल जाएगी, तो जाहिर बात है फिगर उस हिसाब से बदलेगी, और यहाँ पे ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालनी पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं वो वाला सवाल 12वां सवाल कराते ही करवाऊंगा इंशाल्लाह, और फिर पास पेपर पे एक और सवाल ले लो बस होमवर्क। अभी आपको होमवर्क मिला कुछ नहीं है, मेरा रोड़ा बहुत होता है, होमवर्क नहीं होता है। न्यू बच्चे को पता लगे उनको हम कहां किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। वहां से मैंने 2 सवाल दिए थे, 2 करने वाले 2 ही है ना। अच्छा देखो, डिस्काउंट एग्जांपल्स चलो रीड कर लेना, खैर है उसका टाइम। वहां पे एग्जांपल नंबर 5 और 6 और 7 है, एग्जांपल 6 और 7, क्वेश्चन 11 और 12, और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है पास पेपर का, बस छोटा सा, इतना। चुप कर, जो मारना खा लेना मेरे को। पहले सरदान बाहर बैठे होंगे, आज फिर लेट करती क्लास, तो ये जो लेट आए थे बच्चे, इनकी वजह से हुआ सब कुछ, नहीं मिल नहीं रहा, पहुंच नहीं रहा मैं, मुझे मिला हुआ है।
यार देखना जरा वो लो जी, मैं बहुत करीब हूं। ये क्वेश्चन है जी पेज नंबर 219 पर। बस सर आ रहा हूं, बच्चे तो निकलने नहीं, मैं कहा था ना सर इंतजार कर रहे होंगे। आप खुदा के लिए लेट ना आया करो, ये लेट आप को पहला दिन था, देखो उन लोगों ने क्या किया मेरे साथ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका पार्ट ए आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन है, ठीक है, लेकिन इसका पार्ट बी आपको होमवर्क में देना था, करना इसमें कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या कहा, कंप्यूट गेन और लॉस। मैं तो कहूंगा कि वही पास जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्री, ठीक है। अब ये एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है और यहां पर कैश रिसीव हुआ है, एक में पेड हुआ है और एक में कोई भी नहीं, सिर्फ कैश है। ये जरा ध्यान से देखना है। बाकी वही है, एसेट ओल्ड है उसकी कॉस्ट है, उसकी बुक वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू, एसेट न्यू है उसकी फेयर वैल्यू। कहानी बिल्कुल ऐसे लिखी, फेयर वैल्यू बोथ इज रिलायबली मेजरेबल, फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज क्लियरली मोर एविडेंट। ये कहानियां देखते हुए आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ न्यू डिटरमिन करनी है, और उन्होंने तो पास पेपर में गेन लॉस मांगा था, जनरल एंट्री नहीं मांगी थी, लेकिन आप जनरल एंट्री करके गेन लॉस निकालना, ठीक है। इसके लिए ये 6 नंबर मुफ्त के हैं, ये 3 ट्रांजैक्शन है तो 3 मिनट की का सवाल है, तो टाइम ज्यादा नहीं है, ये इतना सा सवाल है, ठीक है। तो ये एडिशनल सवाल, एग्जांपल 7, 6 और 7, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन 11, 12, पास पेपर 8 का बी, ठीक है। ये टोटल आपका सारा होमवर्क आधे घंटे में होना चाहिए, ज्यादा देर लगा रहे हो तो पता नहीं क्यों लगा रहे हो। अल्लाह हाफिज।